बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई डिप्लोमा। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो पीछे देखा है 5-6 लेक्चर्स में, उस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि डिफरेंस बिटवीन परचेजेज एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये आपको आना चाहिए कि परचेज और प्रोक्योरमेंट में क्या डिफरेंस है और इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कॉस्ट क्या होती है और कितनी किस्म की कॉस्ट होती है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वेरिएबल है और फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। और नंबर 2, इसमें ये भी पॉसिबल है कि एक चार्ट दिया हुआ कुछ आइटम्स का कि ये जो आइटम लिखी हुई हैं इनमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सी फिक्स कॉस्ट है, कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इसकी आप आगे लिख दें, जैसे कि रॉ मटेरियल है, इंश्योरेंस है, सर्विसेज हैं। तो अब इंश्योरेंस क्या चीज़ है और रॉ मटेरियल क्या चीज़ है, तो ये समझ होनी चाहिए आपको कि इसको मतलब ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे, इनडायरेक्ट में आएंगे, ये वेरिएबल हैं या फिक्स हैं। तो आज का टॉपिक है कि एक्सप्लेन व्हाई द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट शुड बी कंसल्टेंट बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स मनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कुछ खर्च करती है तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कंसल्ट करती है। और ये मैंने जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई 70% के करीब जो एक्सपेंस होते हैं वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च हो रहे होते हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ और एक्सपेंस ऐड हो सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स भी सम टाइम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च हो रहे होते हैं और सम टाइम सैलरीज भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू खर्च हो रही होती हैं। ये जो कंसेप्ट है कि जी सैलरीज HR का टॉपिक है, तो ऐसे भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो प्रोक्योरमेंट वाले फाइनलाइज करते हैं, जैसे जेनिटोरियल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे किसी गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे वॉशिंग का। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म थी उसके लिए हमने एक आउटसोर्स किया हुआ था, वो जो वॉशिंग के लिए, उनकी क्लॉथ वॉशिंग के लिए, तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। फिर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लीगल सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या पे करना है ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही डिसाइड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जेनिटोरियम में आपको एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पे 100 स्वीपर चाहिए या 50 स्वीपर चाहिए, तो अब उनकी क्या सैलरीज होंगी पर स्वीपर, आप क्या पे करेंगे, उनके सुपरवाइज़र को क्या पे करेंगे, आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये HR का काम नहीं है, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही डिसाइड कर रहा होता है। तो इस तरह से अब ये जो क्वेश्चन है कि कोई भी किसी भी कंपनी में जब कुछ भी खर्च किया जाता है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ही क्यों कंसल्ट किया जाता है, तो उसका जवाब ये है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास सोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि वो मार्केट में कितने रिसोर्सेज हैं उसके रिलेटेड, या वो सोर्स कर सकते हैं कि हमने किस तरह से इस वेंडर को सोर्स करना है, इस कैटेगरी में जो लोग अवेलेबल है मार्केट में उनको किस तरह से सोर्स करना है। फिर उनकी नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, उनके पास प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए कि जो भी बाइंग का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है कि हमने किस तरह से इसको करना है, वो सारा वो जानते हैं। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो वो एक बेस्ट प्राइस जो है, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए फाइंड करते हैं, जो कि कंपनी के बेनिफिट के लिए होती है। तो इसीलिए कंपनी जब भी कुछ खर्च करती है तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को डिप्यूट करती है कि भाई यहाँ पे इतना खर्चा होना है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन होनी है तो बेशक वहाँ पे कोई सिविल इंजीनियर ऑलरेडी डिप्यूटेड हो के भी ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसने आगे, मैं एक बस कंपनी में था तो वहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल बनते रहते थे और एक पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था जो उनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया था और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। लेकिन इसके बावजूद जितनी भी उनकी प्रोक्योरमेंट होती थी उस कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की, वो प्रोक्योरमेंट के थ्रू होती थी। जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए,
बिल्डिंग के लिए जो भी उनकी लेबर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो सब प्रोक्योरमेंट के थ्रू होते थे। उन्होंने सिर्फ काम को एग्जीक्यूट करना होता था कि जी प्रोक्योरमेंट ने ये सब चीज़ें अरेंज कर दी हैं, तो हमने वो जो इंजीनियरिंग उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, उन्होंने वो देनी है। उन्होंने बाइंग में या परचेजेज में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। तो इस तरह से कोई भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो रहा हो जहाँ पे कुछ खर्च करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है कि भाई ये नया प्रोजेक्ट है या ये नया हेड है जहाँ पे इतनी अमाउंट आगे खर्च होने की उम्मीद है, तो आप लोग इसको देखें कि किस तरह से करना है और हम किस तरह से यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी अचीव कर सकते हैं। तो जो इस सारे जो मैंने अभी बोला है और जो आगे बोलूँगा, तो इस सब का मकसद जो है वो एक ही है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी को अचीव करना। कि जब भी किसी कंपनी को कुछ खर्च करना होता है तो उसके पीछे जो मोटिव होता है, जो टारगेट होता है, वो यही होता है कि कॉस्ट कंट्रोल में रहे, लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी को अचीव किया जाए। तो अब ये देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ हो सकता है, यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को वो क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि कंपनी कह के आ जाए भाई आप इनको देखें। तो नंबर 1 तो कैपिटल एसेट की परचेजेज और रॉ मटेरियल की परचेजेज होती हैं। जैसे कि ये तो बेसिक जॉब है ना, ये तो प्रोक्योरमेंट ने हर हाल में करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइंग रॉ मटेरियल की होती है। ये नंबर 1 कैटेगरी है। मतलब आपकी जितना भी बजट होगा मंथली बाइंग का, वो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हो रहा होता है। तो आपके रॉ मटेरियल की बाइंग प्रोक्योरमेंट के थ्रू होगी। उसके बाद जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट्स को हर वो चीज़ जिसको आप सेल करके कुछ कमा सके, कुछ उसका रिटर्न ले सकें, वो कैपिटल एसेट है। यानी जो चीज़ बिक जाए वो आपकी कैपिटल एसेट है। तो ऐसे कंपनी की बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, प्लांट मशीनरी कैपिटल एसेट है, इन्वेंट्री जो पड़ी है रॉ मटेरियल के स्टोर में या फिनिश गुड के स्टोर में, वो सब एसेट है। व्हीकल सब एसेट हैं, मतलब फर्नीचर एसेट है। हर वो चीज़ जो बिक सकती है और उसका कुछ आप रिटर्न में कुछ अमाउंट ले सकते हैं बेच के, वो आपके एसेट्स हैं। तो ऐसे कैपिटल एसेट की परचेजेज प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से हो रही हैं, रॉ मटेरियल की हो रही होती हैं। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जितनी भी होगी कंपनी की वो ट्रांसपोर्टेशन की हो सकती है, यानी इंट्राजेंट जो कंसाइनमेंट होती हैं, इंपोर्ट की हों या लोकल रॉ मटेरियल आ रहे हों, या आपके ऑफिस फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो, गाड़ियों की इंश्योरेंस हो, तो बहुत सारी इंश्योरेंस होती है। ये भी प्रोक्योरमेंट के थ्रू इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में एड्स भी होती हैं, टीवी रेडियो के कमर्शियल्स होते हैं, मैगज़ीन की ऐड होती हैं। फिर वो कोई POS मटेरियल होता है, पॉइंट ऑन सेल मटेरियल, जैसे कि आप शॉप्स के ऊपर एक वो छोटे छोटे पम्फलेट लटके देखते हैं, कार्ड लटक रहे होते हैं, या किसी मेडिकल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो मेडिकल स्टोर के ऊपर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कंपनियों ने की होती है। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट प्रोक्योरमेंट के थ्रू हो रही होती है और लातदार वैरायटी होती है। बल्कि ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो POS मटेरियल, पॉइंट ऑन सेल मटेरियल्स को डील कर रहा होता है। और सम टाइम इसमें पैकिंग भी आ जाती है कि चूँकि प्रिंटिंग और पैकिंग जो छोटे डिब्बे होते हैं, कार्टन होते हैं, पम्फलेट होते हैं, ये सब भी POS में आ जाता है। भाई ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना काम उस प्रोक्योरमेंट के उस पोर्शन डिपार्टमेंट को देती है जो PS को हैंडल कर रहा है, और कितना रॉ मटेरियल वालों को देती है, कितना। ऐसे किसी भी प्रोक्योरमेंट में कुछ आगे सब डिपार्टमेंट बने होते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल परचेज़ करने है, इसने पैकिंग मटेरियल परचेज़ करने है, इसने POS परचेज़ करना है, इसने इंश्योरेंस एंड ट्रैवलिंग को परचेज़ करना है। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं कि ये सेक्शन इस हेड के लिए डिप्यूट किया गया, तो वो फिर उन कामों को करते रहते हैं। तो ये कंपनी या उस HOD की डिस्क्रिप्शन पे है कि किस बंदे से क्या काम लेना चाहता है।
अच्छा, आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कंपनी का ये तो एक आप कोर डिपार्टमेंट समझे ना, कि बगैर रिसर्च और डेवलपमेंट के किसी कंपनी का चलना तो बिल्कुल ऐसे स्टुपिडिटी लगता है। हर कंपनी में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और वो कंटिन्यूसली अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उन पे भी काम करते रहते हैं, और जो नई प्रोडक्ट उन ऑनर के या मैनेजमेंट के ज़हन में उनके ऊपर भी काम करते रहते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उन पे क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनकी प्राइसेस को वो कम करने की कोशिश करते हैं और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए काम करते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह में एक जूस बन रहा है, तो वो जूस की जो भी क्वालिटी है वो और कैसे बेहतर हो सकती है, और जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, पैकिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, और उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको हम और कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट की प्राइसेस हमेशा बढ़ती रहती हैं। जैसे अगर एक जूस का डब्बा बनाने में 10 रुपये कॉस्ट आ रही है, तो हो सकता है कि 6 माह बाद वो कॉस्ट 10 रुपये से 11 रुपये या 12 रुपये चली जाए। तो अगर कंपनी इस पे काम नहीं करेगी कि हमने इस प्राइस को या तो 10 पे ही रखना है, या 10 से भी अगर कम आ सके तो वो आ जाए, लेकिन ये 12 पर ना चली जाए 6 माह बाद, तो इसके लिए वो रॉ मटेरियल के ऊपर काम करते रहते हैं, पैकिंग के ऊपर काम करते रहते हैं, ताकि अगर किसी भी आइटम की प्राइस बढ़े तो हमारे पास कुछ अल्टरनेट हो जिससे हम इसकी प्राइसेस को नीचे ले आएँ। इसकी एक आसान एग्जांपल दे देता हूँ। इसे एग्जांपल में प्राइस तो कम नहीं होगी, लेकिन ये एक मार्केट का टैक्स है कि कुछ साल पहले अगर आप पीछे जाकर देखें तो एक बिस्किट का एक बड़ा डब्बा होता था, गत्ते का डब्बा होता था, उसमें बिस्कुट होते थे और उसकी प्राइस होती थी 20 रुपये। फिर उसकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि भाई अगर मैं ये प्राइस जो है 20 रुपये, अगर इसको मैं अब 30 कर दूंगा तो मेरी तो सेल कम हो जाएगी। तो उन्होंने वही जो जितने बिस्कुट 20 रुपये के डिब्बे में होते थे उसको पैकेट को हाफ कर दिया और प्राइस को वहीं पे रहने दिया, और उसको प्लास्टिक के रैप में कवर कर दिया। फिर प्राइस और बढ़ी, और उन्होंने फिर प्राइस नहीं बढ़ाई और उसी छोटे पैकेट को और छोटा कर दिया, 4 बिस्कुट में कर दिया। तो अभी शायद वो 2 बिस्कुट का पैक आ रहा है और प्राइस वही 10 रुपये होगी या 20 रुपये होगी। तो ये जो इस तरह के टैक्स हैं, ये R&D वाले सोचते रहते हैं कि हम किस तरह से प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाए बगैर और सेल पे भी जो इम्पेक्ट ना करे, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी हमारी फेवर में रहे, तो कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट के लिए सोचते रहते हैं। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जारी रहता है नई प्रोडक्ट के लिए भी और एग्जिस्टिंग के लिए भी। अच्छा, आगे सैलरीज है। सैलरी जैसे मैंने बताया कि HR का ही काम नहीं है, सैलरीज में प्रोक्योरमेंट भी शामिल होता है। जैसे कि जितनी भी कंट्रेक्चुअल बाइंग होती है, जहाँ पे कोई सर्विसेज आपने परचेज करनी होती हैं, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट से की इन्वॉल्वमेंट होती है कि आपने इनको कितनी सैलरी पे और किस तरह से डिसाइड करना है। अच्छा, सन्ड्रीज आइटम होती हैं छोटी छोटी, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है जनरल आइटम्स की, तो ये भी प्रोक्योरमेंट के थ्रू होती है। तो अब ये नहीं हो सकता कि जैसे मैंने अपने एक बस कंपनी की एग्जांपल दी कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टर्मिनल थे उनके डिफरेंट सिटीज़ में। तो से कि आप सपोज कर लें कि अगर 100 डिफरेंट टर्मिनल है, तो हर टर्मिनल की अपनी एक डिमांड होती है कि जी हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होती हैं कि या तो सेंट्रलाइज बाइंग रखी जाए, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट रखी जाए, और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हेड ऑफिस में आए और वहाँ से प्रोक्योर हो उनको चली जाएँ, या फिर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और हर टर्मिनल के ऊपर एक प्रोक्योरमेंट का बंदा हो, या उस टर्मिनल के इंचार्ज को प्रोक्योरमेंट की ड्यूटी भी दे दी जाए कि भाई आपको जो ज़रूरत हो वो आप ऑथोराइज हैं तो आप इसको ख़रीद लें। तो अब ये जो भी छोटी मोटी ऑल एंड सन्ड्रीज आइटम्स होंगी, ये या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट
ख़रीदेगा या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर रहते हुए उस टर्मिनल पे कोई आदमी जो डिप्यूट किया जाएगा, जिसकी कुछ और ड्यूटीज़ भी होंगी, लेकिन प्लस वो प्रोक्योरमेंट को भी ओबे कर रहा होगा उन बाइंग के लिए जो वो छोटी छोटी आइटम्स के लिए कर रहा होगा। तो इस तरह का प्रोसीजर बना लिया जाता है, लेकिन बहरहाल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ही उसको हेड कर रहा होगा। जितनी भी छोटी मोटी आइटम किसी भी जगह पे जो कि कंपनी के, फॉर एग्जांपल कंपनी के बहुत सारे स्टोर हैं, जैसे कोई लॉन का ब्रांड ले लें, जैसे कोई शूज़ का ब्रांड ले लें, बाटा सर्विसेज है, या कोई ऐसी और आप सोच लें कि भी इसके बहुत सारे डिपो हैं, बहुत सारे आउटलेट्स हैं, बहुत सारे सेल पॉइंट हैं। तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा होता है वो सब प्रोक्योरमेंट के नॉलेज में होता है, कंट्रोल में होता है और उनकी इंफॉर्मेशन में होता है और उनको बता के किया जाता है। या वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्ट करेगा या अपने इल्म में लाते हुए वहाँ पे एक्टिविटी को आएगा। तो मकसद ये है कि कैपिटल एसेट और रॉ मटेरियल से लेके छोटी से छोटी किल, पेच, कांटा कुछ भी चाहिए वो प्रोक्योरमेंट के कंट्रोल में होता है। व्हीकल ट्रांसपोर्ट एंड हॉलेज एंड ट्रैवलिंग। अब जितनी भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट होती है, जितनी ट्रैवलिंग होती है, ये भी प्रोक्योरमेंट के थ्रू की जाती है। आप जैसे मार्केटिंग की कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं पे एग्जीबिशन है, वहाँ पे कोई स्टॉल की बुकिंग है, ये प्रोक्योरमेंट वालों की ड्यूटी है कि वहाँ पे एक्टिविटी करें उसको वो जो परचेज़ करने के लिए। फिर जितने लोग जा रहे हैं, अगर किसी आउट ऑफ कंट्री है या किसी आउट ऑफ सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी ट्रैवलिंग, होटलिंग, ये सब प्रोक्योरमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। फिर लोकल ट्रांसपोर्ट, जितनी भी गाड़ियाँ, फ्लीट चल रहा होता है कंपनी का, वो अपने स्टाफ के लिए हो या किसी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसमें भी प्रोक्योरमेंट की इन्वॉल्व होती है। उनकी जितनी रिपेयरिंग होती है, उनके बिल, उनकी लुक आफ्टर, तो ये सब एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होता है। और इस पे क्वेश्चन यही बनता है कि एक्सप्लेन व्हाई द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट शुड बी कंसल्टेड बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मनी। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ खर्च करना चाहती है तो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करती है। तो इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी रीज़न यही है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करता है और बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी को अचीव करता है। और ये सब एक्टिविटीज़ जो मैंने पीछे गिनवाई हैं, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू की जाती हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की सोर्सिंग बेस्ट होती है, नेगोशिएशन बेस्ट होती है, उनके कंपैरिजन होते हैं, उनकी टोटल जो ओवरऑल स्किल्स होती हैं वो बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी के लिए काम कर रही होती हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, तो ये रोल ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जो कि ऑलमोस्ट कंपनी के पूरी एक्टिविटी जो भी कंपनी में हो रहा होता है, ऑलमोस्ट वो सारे का सारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी साथ साथ दी हुई है कि जिनको मैंने पीछे नहीं देखा था। तो अगर मैं शुरू से देखूँ तो टेंजिबल है। टेंजिबल मैंने पहले बता दिया था कि हर वो चीज़ जो जिसकी कुछ सॉलिड शेप हो, जिसको आप देख सकें, पकड़ सकें, वो टेंजिबल होती है। इनटेंजिबल जिसको आप देख ना सकें, पकड़ ना सकें, तो टेंजिबल में गुड्स होती हैं, इनटेंजिबल में सर्विसेज होती हैं। ये तो खैर डिस्कस किया था। एक्सपीडाइटिंग होता है कि प्रोसेस को तेज़ करना। जब भी आप किसी को मतलब जल्दी के लिए कहेंगे तो आप यही कहेंगे प्लीज़ एक्सपीडाइट द प्रोसेस। तो एक्सपीडाइटिंग क्यों आप कहते हैं, और स्पेशली ये प्रोक्योरमेंट में गया तो आपका जो टोटल प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का, रिक्विजिशन रिसीव करने से गुड्स को डिलीवर करने तक का, इसको एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत होती है। कि आप जब आपके पास रिक्विजिशन आ जाती है तो फिर आप उसको होल्ड ना करें, फिर आप उसको मिनिमम टाइम में, या तो मैनुअल में डिसाइड होता है हर आइटम के लिए कि इस तरह की आइटम होगी तो इसको इतने दिन लगेंगे, ये होगी, रॉ मटेरियल होंगे तो ये टाइम होगा, जनरल आइटम होगी तो इतने दिन में डिलीवर हो जाएगी। तो ये सब डिफ़ाइन होता है। लेकिन अगर डिफ़ाइन नहीं है तो फिर भी आपको मिनिमम टाइम में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जैसे ही रिक्विजिशन आए आप उसको जितनी मिनिमम टाइम में डिलीवर कर सकते हैं उसको डिलीवर कर देना चाहिए, ताकि एंड यूज़र जिसकी वो रिक्वायरमेंट है उसको
वो उससे अपना काम चला सके, तो इसको एक्सपीडाइट करना कहते हैं। आउटपुट ये मतलब कुछ टर्म्स जो आगे यूज़ होनी है या हो रही हैं इसी में, जो मैंने बोले हैं पिछले 5-6 लेक्चर, तो इनमें जो टर्म यूज़ हो रही हैं ये मैं उनको